इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 का सेट ए का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था, खंड आ सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन में 1 अंक का था। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन था वो था मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि हम लोग 4 ऑप्शन दे रखा है, वन, तालाब, मछली, झील। इन चारों में से मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, यानी ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो कि मानव खुद से निर्माण करता है। तो जैसे कि हम जैसे वन जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, मछली भी प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक, और मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र इसमें से होता है तालाब। तो इसका आंसर आएगा तालाब। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ हमको 4 नाम दे रखे, लेमार्क ने, डार्विन ने, वीजमैन ने, ड्रीवीस ने। तो प्रकृति के वर्णवाद का जो सिद्धांत था उसको जो है डार्विन ने दिया था। थर्ड क्वेश्चन है, साबुन झाग उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दे रखे, मृदु जल में, कठोर जल में, नदियों के जल में, उपर्युक्त सभी। तो साबुन कहाँ झाग उत्पन्न करते हैं? तो साबुन हमेशा जो है मृदु जल में झाग उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर होगा मृदु जल में झाग उत्पन्न करना है। चौथा क्वेश्चन है, ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। तो यहाँ पर हमको 4 प्रकार के ऑक्साइड दे रखे हैं और पूछ रहा है किस ऑक्साइड का जलीय विलयन जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। तो Na2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या H2O। तो हमको पता है अम्लीय गुण क्या है, CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रदर्शित करता है। 5वां, समतल दर्पण को 2θ कोण से घुमाने पर परिवर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है। यहाँ बोल रहे समतल कोण को अगर हम 2θ कोण से घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 4θ। और प्रश्न 1 में जो खाली स्थान क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, प्रश्न 1 के ब खंड में, और इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया गया था और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का था। तो इसमें पहला खाली स्थान जो है, खाली स्थान की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होती है। तो हमको ऐसा जो है पदार्थ बताना है जिसकी प्रकृति अम्लीय भी हो, क्षारीय भी हो और उदासीन भी हो। तो वो होता है हमारा लवण। तो इसका आंसर आएगा लवण। दूसरा, अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की क्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो यहाँ बोल रहे हैं हम लोग पास अधिक सक्रिय धातु, मतलब हमारे पास एक ज़्यादा सक्रिय धातु और उसको वो क्या करता है, एक कम सक्रिय धातु को उसके लवण के से प्रतिस्थापित कर देता है या हटा देता है। तो ये प्रक्रिया हम लोग विस्थापन कहते हैं। और जो इसका हम लोग पढ़े भी हैं विस्थापन समीकरण, तो ये वही पूछ रहा है। तो यहाँ पर आंसर आएगा विस्थापन। थर्ड क्वेश्चन है, खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ऊष्मा का स्थानांतरण यानी कि ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना का आंसर आएगा चालन। यानी चालन के कारण क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। प्रश्न 4 है, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का खाली स्थान कहलाता है। तो इसका आंसर होता है परावर्तन, यानी कि प्रकाश का जो है किसी सतह से टकराना और वापस से उसी माध्यम में लौट जाना जहाँ से वो आया है, उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका खाली स्थान आ जाएगा परावर्तन। 5वां, मेरु रज्जु खाली स्थान क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है प्रतिवर्ती, यानी कि मेरु रज्जु प्रतिवर्ती क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद जो है प्रश्न 1 में ही सखंड था जिसमें उचित संबंध जोड़िए, ये क्वेश्चन था। इसमें भी 5 उचित संबंध जोड़ने थे जिसमें 1 में 1 नंबर का था। तो यहाँ 2 खंड दे रखा था ऐसे, क और ख। तो क खंड में हमको दिया हुआ था और उसको ख खंड से मिलाना था। तो पहला है सभी पौधे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सभी पौधे को हम किस में मिला सकते हैं, उष्माक्षेपी नहीं, ये तो नहीं होगा, मेथेन नहीं,
सभी पौधे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, तो इसको सभी पौधे को हम मिलाएंगे उत्पादक में। यह सही उत्तर करके भी लिख सकते हैं। अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऐसा अभिक्रिया हम लोग यहाँ देख रहे हैं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो ये जो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो इसको ऊष्माक्षेपी से मिला देंगे। बायोगैस का मुख्य घटक, तो बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है, तो इसको हम मीथेन से मिला दिए। एक दूसरे को कभी नहीं काटती, तो यहाँ हम इससे मिलता जुलता क्या लग रहा है हमको, ऊष्माक्षेपी पहले ही मिला चुके हैं, मीथेन पहले मिला चुके हैं, उत्पादक पहले ही मिला चुके हैं। गैस्केट में ये तो नहीं लग रहा है, तो ये इसका आंसर होगा दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती से। चौथा को हम लोग किस में मिलाएंगे, दो इस वाले में, दो चुंबकीय बल रेखाएं। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज़ होता है गैस्केट में, ये शायद बास्केट होगा। प्रश्न दो क्या है, अब ये जो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसमें क्या था, सही विकल्प था, खाली स्थान था और सही जोड़ी था। तो प्रश्न 2 था, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम लिखिए। तो यहाँ जो 2 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको हम लोग थोड़ा संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में लिखना है ना। तो भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं दो अम्लों के नाम लिखे, तो 2 भोज्य पदार्थ जिसमें अम्ल पाए जाए, तो ऐसा है हम लोग के पास बहुत सारा है, जैसे कि नींबू है, सिरका है, इमली है, तो यहाँ हम लोग इमली और सिरका लिख रहे हैं। तो इमली में जो हम लोग टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, एक इमली, और इसमें पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, टार्ट्रिक अम्ल, तो डैश करके ट्रिक अम्ल लिख देंगे। दूसरा सिरका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, डैश करके लिख देंगे, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये जो है 2 नंबर के लायक आंसर हो गया। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जैव उत्प्रेरक किसे कहते हैं। ये भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसका हम लोग 30 शब्द में आंसर लिखना है। उत्तर ये होता है, यह तो जैव उत्प्रेरक क्या होता है, जिसको हम लोग एंजाइम भी कहते हैं। तो यह एक एंजाइम या प्रोटीन होता है जो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है या उत्प्रेरित करता है। तो जो हमारा एंजाइम या प्रोटीन जो जैव उत्प्रेरक होता है वो क्या होता है, एक एंजाइम होता है या प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, यानी कि जो शरीर के अंदर चलने वाली जो रासायनिक क्रियाएं होती है उसके दर को बढ़ाने का काम करता है, या क्या करता है, उसको उत्प्रेरित करता है। इसके जो एग्जाम्पल्स है, कुछ एमाइलेज आधारित जैव उत्प्रेरक एक प्रोटीन की तरह होता है जो कि स्टार्च को सरल शुगर अणुओं में तोड़कर जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो एमाइलेज क्या है, एमाइलेज एक जैव उत्प्रेरक होता है जो कि क्या है, एमाइलेज एक जैव उत्प्रेरक है जो कि प्रोटीन के जैसे रहता है, और ये क्या करता है, स्टार्च को क्या, स्टार्च जो है एक बड़ा अणु है, तो इसको क्या करता है, सरल शुगर अणुओं में या ग्लूकोज अणु में तोड़ देता है, और जिसका क्या होता है, इसे तोड़ने से जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। तो इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, जैव उत्प्रेरक एक एंजाइम या प्रोटीन होता है जो कि जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है या उत्प्रेरित करता है। और इसका उदाहरण लिख देंगे, एमाइलेज आधारित जैव उत्प्रेरक एक प्रोटीन की तरह होता है जो स्टार्च को सरल शुगर अणुओं या ग्लूकोज अणुओं में तोड़कर जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है। अब प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, पवन ऊर्जा के 2 उपयोग लिखिए। ये भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो पवन ऊर्जा क्या होता है, जो पवन यानी हवा, हवा से जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं उसको पवन ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ हमको वो नहीं पूछा है, सिर्फ पूछा है कि इसके 2 उपयोग लिखिए, तो हम लोग उतना ही लिखेंगे। तो उत्तर लिखेंगे पवन ऊर्जा के उपयोग। एक होता है पाल नौका चलाने में, पवन चक्की के द्वारा विद्युत उत्पादन में, पानी खींचने तथा आटा पीसने में किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 4 उपयोग है, एक पाल नौका चलाने में, पवन चक्की चलाने के विद्युत उत्पादन करने में, पानी खींचने में और आटा पीसने में किया जाता है। तो ये जो है पवन ऊर्जा के उपयोग थे। प्रश्न 5, रुधिर क्या है।
ये भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो उत्तर लिखेंगे हम लोग, रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो कि शरीर में संवहन का कार्य करता है। यानी रुधिर क्या है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव रहता है, संयोजी ऊतक होता है जो कि क्या करता है, शरीर में संवहन का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 6, जैव भार किसे कहते हैं? ये भी एक 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसका उत्तर है, किसी जीव का कुल जैविक पदार्थ जैव भार कहलाता है। यानी कि किसी भी जो जीव है उसका जो कुल जैविक पदार्थ होगा वो क्या कहलाएगा, जैव भार कहलाता है। प्रश्न नंबर 7, अब यहाँ जो 2 से 6 तक के जो 2 नंबर के क्वेश्चन हम लोग देखें। अब यहाँ पर 7 से लेकर के प्रश्न नंबर 10 तक के, यानी कि 7, 8, 9 और 10 4 क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या क्या है पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। तो यहाँ प्रश्न 7 पूछा गया था, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। यानी हम लोगों को क्या बताना है, जल की जो महत्तम विशिष्ट ऊष्मा होता है इसका जो है दैनिक जीवन में क्या क्या 3 उपयोग रहता है वो बताना है हमको। तो इसका जो आंसर है वो इस तरीके से, उत्तर पहला, गर्मी के दिनों में जो क्या होता है, स्विमिंग पूल का पानी ठंडा रहता है, एक तो इसका एक उपयोग है। दूसरा क्या है, वाष्प उच्च विशिष्ट ऊष्मा रखता है, इसलिए इसका उपयोग रेल में भाप इंजन में करते हैं। जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के कारण ही चाय और कॉफ़ी बहुत देर तक गर्म रहती है। तो ये 3 क्या थे, जल के महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन के उपयोग थे। प्रश्न 8 क्या पूछा है, एक 3 नंबर का क्वेश्चन है जो कि हम लोग पूछ रहे हैं, लेंस के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो इसका उत्तर है, मानव नेत्र के दोषों का निवारण करने में। मानव नेत्र में मतलब कि जो हम लोग का ह्यूमन आई होता है, हमारा जो आँख होता है वो क्या है, प्राकृतिक जो है, हाँ प्राकृतिक युक्ति है। तो इसमें जब कभी कभी क्या होता है, कोई दोष आ जाता है जैसे कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, तो उनका निवारण कर हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, लेंस के थ्रू करते हैं। तो ये लेंस का एक उपयोग हो गया, तो हम लोग इसको लिखे हैं मानव नेत्र के दोषों के निवारण में। दूसरा होता है सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में घड़ी साज द्वारा। तो जो है सरल सूक्ष्मदर्शी भी बनाते हैं हम लोग, इसका उपयोग करते हैं। और तीसरा जो इसका उपयोग है दूरदर्शी बनाने में, दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप बनाने में, जो कि दूर की चीज़ों को देखने के काम आता है। तो लेंस के जो 3 उपयोग है, एक तो मानव नेत्र में जो दोष आ जाते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन सब के निवारण में करने में किया जाता है। दूसरा सरल सूक्ष्मदर्शी बनाने में, सरल सूक्ष्मदर्शी बनाकर हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ जो मतलब छोटे चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। दूरदर्शी का उपयोग हम लोग दूर की वस्तुओं को देखने में करते हैं। तो ये इसके 3 उपयोग थे जो कि 3 नंबर के लिए पूछे गए थे। प्रश्न 9, चुंबक के 3 प्रमुख गुण लिखिए। ये भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न 9, यहाँ पर हमको चुंबक के 3 गुण बताने हैं, 3 प्रमुख गुण। तो उत्तर लिखेंगे, चुंबक, स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। यानी कि क्या है, हम लोग अगर एक स्वतंत्र चुंबक लेते हैं और उसको क्या करें, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं किसी दृढ़ सपोर्ट से, तो क्या होगा, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा। तो ये इसका यानी कि उसका एक सिरा उत्तर से की तरफ रहेगा और एक सिरा दक्षिण की तरफ। तो ये एक चुंबक का गुण है। उत्तर उत्तर दक्षिण दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ये दूसरा गुण है। जो एक चुंबक, 2 चुंबक लेते हैं हम लोग और उन दोनों चुंबक के जो उत्तर उत्तर ध्रुव रहेंगे या जो दक्षिण दक्षिण ध्रुव रहेंगे, यानी कि जो सेम ध्रुव रहते हैं, वो क्या करेंगे, हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सजातीय ध्रुव सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और यहाँ 3rd गुण है इसका, उत्तर दक्षिण ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि उत्तर दक्षिण यानी एक चुंबक का उत्तर ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिण ध्रुव, या फिर दूसरे चुंबक का उत्तर ध्रुव और पहले वाले चुंबक का दक्षिण ध्रुव,
यानी अपोजिट ध्रुव जो रहेंगे या विजातीय ध्रुव कह सकते हैं, एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये जो है चुंबक के 3 गुण थे, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे। प्रश्न 10, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए। यहाँ पर ये प्रश्न 10 है जो कि 3 नंबर का पूछा गया है। यहाँ बोल रहा है हमको एक ही जाति के समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं और इस समानता के कोई 3 कारण बताना है हमें कि क्या कारण है कि जो एक जाति समूह के जितने भी जीव रहेंगे उनमें समान लक्षण पाए जाते हैं, क्यों, ये पूछ रहा है। तो इसको लिखेंगे, एक ही जाति के समूह में उपस्थित जीवों में समानता के निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण, एक ही जाति के समस्त समष्टियों का जीन कोश समान होता है। तो जो एक ही जाति के जितने भी जीव रहेंगे उनका क्या होता है, जो जीन कोश रहता है वो क्या होते हैं, एक समान रहते हैं, क्योंकि वो एक ही जाति से आ रहे हैं। तो ये एक कारण होता है कि उनके लक्षण समान पाए जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि एक ही जाति समूह के जीवों प्रजनन की क्रिया एक समान पाई जाती है। और दूसरा कारण ये है कि जो एक जाति समूह उसमें जितने भी जीव पाए जाएंगे वो क्या है, एक ही तरीके से प्रजनन क्रिया करते हैं। तो ये एक रीज़न होता है कि उनके लक्षण समान होते हैं। तीसरा कारण यह है कि एक ही जाति के जीवों में एक समान स्वतंत्र जीन प्रवाह होता है, यानी कि एक जाति के जितने भी जीव रहेंगे उसमें क्या है, एक ही जो है समान स्वतंत्र जीन, जो एक ही जीन रहेगा वही क्या है, अलग आगे वाले मतलब उसमें प्रवाहित होता रहता है। प्रश्न 11 से लेके जो प्रश्न नंबर 14 तक के है ये क्या होंगे, हम लोग 4 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उसको हमको ऑप्शनल मिलता है, यानी कि अथवा करके दिया जाता है। या तो हम लोग अथवा के ऊपर वाला क्वेश्चन बना सकते हैं या अथवा के नीचे वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। तो प्रश्न 11 है, माहवारी क्या है, इसका मादा मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो उत्तर है, गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिन की अवधि पर गर्भाशय से रक्त व आंतरिक दीवार श्लेष्मा का स्त्राव होता है। यह 3-4 दिन तक चलता है, यही माहवारी कहलाता है। इससे मादा में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास होता है, वह गर्भाधारण की क्षमता आ जाती है। तो जो माहवारी होता है वो क्या होता है, जब गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी उसको बस छोड़ के जो है हर एक जो है 26 से 28 दिन के बीच चलने वाला एक साइकिल होता है। उसमें क्या होता है, जो गर्भाशय होता है उससे रक्त या आंतरिक दीवार श्लेष्मा का जो स्त्राव होता है और ये जो 3 से 4 दिन तक के चलता है, इसी को हम माहवारी कहते हैं। और ये क्या होता है, किसी मादा शरीर में क्या होता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकास करता है और जिससे गर्भाधारण की क्षमता आ जाती है। और इसके साथ ही जो प्रश्न नंबर 11 में ही अथवा में एक और क्वेश्चन आया था जो कि था प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ये जो है ये भी 4 नंबर का पूछा गया था, प्रश्न 11 के ही अथवा में आया था। तो ये बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिख के उसका रासायनिक समीकरण लिखना है। तो परिभाषा करके हेडिंग डालेंगे, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश एवं जल की उपस्थिति में जल और CO2 की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जो पौधे होते हैं भोजन निर्माण करते हैं अपने लिए। और कब करते हैं, सूर्य का प्रकाश और जल की उपस्थिति में। तो इसमें होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण में जो एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे क्या करते हैं, सूर्य और जल की उपस्थिति है, सूर्य का प्रकाश और जल उपस्थित होना चाहिए। उसमें क्या करते हैं, जल और CO2 की सहायता से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस जो है इस प्रक्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो इसका जो रासायनिक समीकरण है वो इस प्रकार से है,
CO2 प्लस H2O यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगे ये। और क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में, और जो है क्लोरोफिल जो है पौधों में पाया जाता है, जो कि पौधों को भोजन बनाने में मदद करता है। और इन सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल और जल की उपस्थिति में क्या करते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है एक ये बनता है, क्या बोलते हैं, C6H12O6। और क्या बनता है, H2O बनेगा जल, और O2 बनेगा यानी कि ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। तो ये इसका रासायनिक समीकरण है और फिर इसको बैलेंस कर लेंगे। इस प्रक्रिया में क्या होता है, प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, यानी जो सूर्य से प्रकाश आ रहा था वो क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा में बदल गया। ये इसमें हो रहा है प्रकाश संश्लेषण में। अब प्रश्न 12, तो यहाँ जो था ये दोनों ऑप्शनल में पूछा गया था ना, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को बनाना रहता है, या तो अथवा ऊपर वाला या अथवा नीचे वाला। प्रश्न 12, सजातीय तथा समवृत्ति लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो यहाँ बोल रहे हैं हम लोग सजातीय और समवृत्ति लक्षण में अंतर बताना है और उदाहरण दे करके इसको एक्सप्लेन भी करना है। उत्तर, जंतुओं तथा जीवों के वे अंग या संरचनाएं जो रचना तथा उत्पत्ति में समानता रखते हैं लेकिन अलग अलग कार्य के कारण बाह्य रूप में अलग दिखाई देते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। तो जो जंतु या फिर जीव होते हैं उसमें ऐसे अंग या जो ऐसे संरचनाएं पाई जाए जो क्या है, रचना और उत्पत्ति में समानता रखते हैं, यानी उनकी जो रचना है और उत्पत्ति एक समान रूप से हुई है ऐसे अंगों की। लेकिन क्या है, जो बाह्य रूप से अगर बाहरी तौर पे देखें तो वो अलग अलग दिखाई देते हैं, इसको हम समजात अंग कहते हैं। और इस समजात अंग के द्वारा जो लक्षण प्रदर्शित है उसको सजातीय लक्षण कहेंगे। और क्या, तथा अंगों की यह समानता समजातता कहलाती है। और जो जिन जीवों में ये अंगों की समानता पाई जाती है उसको हम लोग समजातता कहते हैं। जैसे कि मेढक के अग्रपाद, सिल फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ, घोड़े के अग्रपाद तथा मोल के अग्रपाद, ये सब क्या है, समजात अंगों के उदाहरण हैं, क्योंकि ये समान अस्थियों, ह्यूमरस, रेडियो अल्ला, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स तथा उंगलियों के बने होते हैं। जो है ये हो गया सजातीय लक्षण क्या या समजात अंग क्या होता है इसके बारे में। अब जो है समवृत्ति अंग क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जीवों के उन अंगों या संरचनाओं को जो रचना तथा उत्पत्ति में भिन्न भिन्न होते हुए भी कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि क्या है, इन ऐसे अंग जिनमें जीवों के जो है ऐसे अंग जिनमें क्या हो, जो रचना और संरचना, जो रचना तथा उत्पत्ति में अलग अलग होते हैं लेकिन जो कार्य में समानता प्रदर्शित करते हैं उसको हम लोग समवृत्ति अंग कहते हैं। वहाँ जो सजातीय अंग था उसमें क्या था, रचना और उत्पत्ति समानता था लेकिन बाहरी रूप से अलग अलग कार्य के लिए बने होते थे। और जो समवृत्ति अंग होता है उसमें क्या होता है, उसकी रचना या उत्पत्ति अलग अलग होता है लेकिन ये समान कार्य के लिए बने होते हैं, यानी समान कार्य प्रदर्शित करते हैं, यह कार्य में समानता प्रदर्शित, उसको हम लोग समवृत्ति अंग कहते हैं। इस प्रकार की समानता समवृद्धता कहलाती है। जैसे कि तितली के पंख, पक्षी के पंख तथा चमगादड़ के पंख समवृद्धता प्रदर्शित करते हैं। इसमें रचना तथा उत्पत्ति की दृष्टि से पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तितली के पंख जो है काइटिन के बने होते हैं, पक्षियों के पंख अग्रपाद पर लगने से तथा चमगादड़ के पंख उंगलियों के बीच की त्वचा से बनते हैं। अब इसका जो प्रश्न 12 का ही अथवा क्वेश्चन था, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22 जोड़े एक समान होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। 23वां जोड़ा अन्यों से भिन्न होता है, इसे
लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो जो है मनुष्य के जो प्रत्येक कोशिका उसमें कहते हैं जोड़े गुणसूत्र पाए जाते 23 जोड़े, जो 22 जोड़े होते हैं एक समान होते हैं जिसको ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो क्या होता है, लिंग गुणसूत्र कहलाता है। नर के 23वें जोड़े के गुणसूत्रों को XY से व्यक्त करते हैं तथा मादा में यह XX होता है। निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान मादा होती है। लेकिन जब किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तब पैदा होने वाली संतान में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं, अर्थात यह संतान नर होती है। इस प्रकार मनुष्य में लिंग निर्धारण में नर के Y गुणसूत्र का बहुत अधिक महत्व होता है। दूसरे शब्दों में यही गुणसूत्र मनुष्य की संतान के लिंग को निर्धारित करता है। 23 जोड़े थे गुणसूत्र के, 23 जोड़े मतलब 22 जोड़े नॉर्मल होते हैं जिसको ऑटोसोम्स कहते हैं, और जो तो 22 जोड़े की तो टोटल जो है 22 44 गुणसूत्र हो गया, और प्लस XX वाला जो मादा का लिंग वाला गुणसूत्र होता है वो, और पिता का वैसे 44 प्लस XY गुणसूत्र, ये लिंग वाला गुणसूत्र हो गया। तो हाँ, तो यहाँ पर हम लोग यह मादा का जो है 44 प्लस X हो गया, पिता का 44 प्लस XY। तो इसका जो युग्मक बनेगा वो बनेगा 22 प्लस X और 22 प्लस X। वैसे ही पिता का बनेगा 22 प्लस Y 22 प्लस X। अब जब हम लोगों का ये अब मिलने का जो है 4 ठोक हो गया केसेस, अब ये जो X और Y मिलेगा तब क्या होगा, पुत्र होगा। वैसे ही ये X और ये Y मिलेगा तो भी पुत्र होगा। अब ये X और ये X मिलेगा तो पुत्री होगा, वैसे ये X और ये X मिलेगा तो पुत्री होगा। इसको जो है संतान को बता रहे हैं ये। तो इस तरीके से मनुष्य में लिंग निर्धारण, और ऐसे जब ये मतलब इसमें ये डायग्राम इम्पोर्टेंट है। तो फिर प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 भी 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, तो हम लोग क्या बताना है, तत्व को पहचान कर नाम लिखिए। तो यहाँ पर हम लोग को पीरियोडिक टेबल जो होता है आवर्त सारणी वो जो है अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक कितना है या परमाणु भर इतना ऐसे करके बोलता है, तो हम लोग को वो तत्व के बारे में पता होना चाहिए कौन सा तत्व है। तो जो परमाणु क्रमांक 11 है ये हम लोग को दिया हुआ है। तो परमाणु क्रमांक जो है 11 किसका होता है, सोडियम का। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है 3 क्वेश्चन पूछा है, तत्व को पहचान कर नाम लिखिए। तो इसका जो नाम होगा उत्तर अ लिखेंगे, इसका आंसर लिखते समय। इस तत्व का नाम सोडियम है और उसका सिंबल को ब्रैकेट में लिख देते हैं Na। आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या लिखिए, यानी कि ये कौन से समूह का तत्व है ये लिखना है। तो यह जो ये जो है फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है, यानी कि जो प्रथम समूह का तत्व है। और क्या बोल रहा है, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, सोडियम में 11 परमाणु है यानी 11 इलेक्ट्रॉन है। तो जो पहला वाला कक्षा था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 लिखेंगे। दूसरे वाले में 8 आते हैं, तो 2 8 और बच गया जो यानी कि 1। तो 2 8 2,8,1 ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अथवा इसके 13 अथवा 4 तत्व की परमाणु संख्याएं क्रमशः 5, 7 और 9 एवं 10 हैं। कौन सा तत्व वर्ग 18 का तत्व है? तो परमाणु क्रमांक 10 वाला तत्व वर्ग 18 का तत्व है और ये नियॉन तत्व है। कौन सा तत्व वर्ग 15 का तत्व है? वर्ग 15 का तत्व परमाणु क्रमांक 7 वाला तत्व वर्ग 15 का है और ये नाइट्रोजन तत्व है। तीसरा क्वेश्चन, कौन सा तत्व वर्ग 13 का तत्व है? तीसरा का आंसर परमाणु क्रमांक 5 वाला तत्व वर्ग 13 का तत्व है और ये बोरान तत्व है। और ये यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, कौन सा तत्व वर्ग 17 का तत्व है? जिसका आंसर है परमाणु क्रमांक 9
वाला तत्व वर्ग 17 का तत्व है। प्रश्न 14 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसे पूछा बहुलक किसे कहते हैं, यानी बहुलक क्या है पूछ रहा है। एथीन के बहुलीकरण को समझाइए, और एथीन का बहुलीकरण क्या होता है उसे समझाना है। तो उसमें लिखेंगे उत्तर फिर एक हेडिंग बनाएंगे बहुलक करके, साइड हेडिंग। सरल अणुओं के संयोजन से बने उच्चतर आणविक भार वाले यौगिकों को बहुलक कहते हैं। ये वृहद यानी बड़े अणु भी कहलाते हैं। उदाहरण, एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। और एथीन के बहुलीकरण का समीकरण ऐसे हम लोग लिखेंगे C2H4, और ये कितने गुना होगा इसका, n टाइम्स होगा, n गुना। तो इसका पूरा ब्रैकेट लगा के n को बाहर लिख देंगे, यानी कि n टाइम्स C2H4 है। और इसका एक एरो बनाना है, बहुलीकरण लिखना है। बहुलीकरण से हमको एथीन मिलता है C2H4 और फिर सबस्क्रिप्ट में n। प्रश्न 14, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण के रासायनिक समीकरण एवं कोई 2 उपयोग लिखिए। उत्तर, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके विरंजक चूर्ण बनाया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक समीकरण है Ca ब्रैकेट में OH 2 टाइम्स प्लस क्लोरीन, जो कि हमको क्या देता है, कैल्शियम क्लोराइड देगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड देता है, और H2O देता है। यानी जब ठोस बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं, क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, C2 जो कि गैस फॉर्म में, तो हमको जो ठोस मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको विरंजक चूर्ण कहते हैं, और इसके साथ साथ पानी मिलता है। इसका उपयोग जो है पेयजल को रोगाणु मुक्त करने में किया जाता है। और दूसरा उपयोग है वस्त्र उद्योग और कागज उद्योग में विरंजन में किया जाता है। प्रश्न 15, एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। ये एक न्यूमेरिकल है, और इसमें हमको दिया हुआ है जल का अपवर्तनांक जो कि 4/3 है, और 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें लिखेंगे हल, जो A/μW है, यानी कि निर्वात के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक है वो क्या होगा। यहाँ पर वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे A, मतलब कि A मतलब निर्वात के सापेक्ष वाटर यानी जल का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो जो जल का अपवर्तनांक है वो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 4/3, तो यहाँ लिख देंगे साइड से जल का अपवर्तनांक 4/3 है, यानी कि A/μW क्या 4/3 है। इसलिए 4/3 बराबर क्या लिख सकते हैं, ये वाला समीकरण की इस साइड हम लोग लिख सकते हैं 4/3 बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो यहाँ से हमको जो है इसका जो है कितने मछली जो तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पे प्रतीत हो रही है, यानी कितनी गहराई पे प्रतीत हो रही है बता के रखा है। और हमको निकालना क्या है, सतह से उसकी वास्तविक गहराई निकालना है। तो ये वाला को हम लोग वास्तविक गहराई को एक साइड रहने देते हैं और आभासी गहराई की साइड पक्षांतर कर देते हैं। तो हमारे पास जो समीकरण मिलेगा वो मिलेगा, अतः वास्तविक गहराई बराबर 4/3 और आभासी गहराई यहाँ बटे में है तो इधर जाके गुणा में आ जाएगा, गुणा आभासी गहराई। तो 4/3 गुणा आभासी गहराई दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, तो 4/3 गुणा 75 कर देंगे। तो 4/3 गुणा 75 करेंगे तो ये आएगा 3 × 1 = 3 और 3 ये 2 बार में जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंचे 15 और 4 × 25 हो गया 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो उत्तर आया वास्तविक गहराई 100 सेंटीमीटर है। तो इसको लिखेंगे, तो मछली की सतह से वास्तविक गहराई 100 सेंटीमीटर है। और इसी के जो प्रश्न 15 के अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था 5 नंबर के लिए, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच के प्लेट में प्रवेश करता है।
कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। और हमको दिया है निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ बोल रहा है प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। यानी कि जब प्रकाश है वो वायु वाले माध्यम से कांच में जा रहा है। कांच मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है और उस कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तब जो है कांच में जो प्रकाश का चाल रहने वाला है वो हमको ज्ञात करना है। लेकिन निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल है वो दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिखेंगे हल बराबर जो दिया हुआ है पहले उसको लिख लेते हैं। तो कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। निर्वात में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब हमको जो है कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। तो मान लेते हैं कांच में प्रकाश की चाल जो है v है। तब अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, चिन्ह के रूप में लिख लेते हैं। n जो अपवर्तनांक है उसको हम लोग n से प्रदर्शित करते हैं। बराबर क्या हो जाएगा c, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो है c है बटा माध्यम में प्रकाश की चाल अभी हम लोग माने थे v है। तो n = c/v। अब जो वैल्यू का मान हमको दिया हुआ है सवाल में उसको रख देते हैं। जैसे कि अपवर्तनांक दे रखा है कांच का 1.5 तो उसको लिख दिए। प्रकाश की चाल दे रखा है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, उसको लिख दिए। v का मान हमको नहीं पता, v को ऐसे ही रहने देंगे। फिर v को क्या करते हैं इस साइड पक्षांतर कर देते हैं, 1.5 को इस साइड ले आते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, v यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर 3 × 10⁸ यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 15। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो इसको हल करने पे हम लोग को मिलेगा v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको लिखेंगे हम लोग उत्तर बराबर, अतः जो है कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर बराबर अतः कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। प्रश्न 16 प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन था। हमको इसमें जो प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र या जिसको डायनेमो भी कहते हैं उसका क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करना था। यानी कि उसका क्रियाविधि वर्किंग बताना था और चित्र बनाना था। 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर एक नोट भी दिया गया था, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनको क्या करना है, विद्युत जनित्र के चित्र के स्थान पर उसके विभिन्न भागों का वर्णन करना है और क्रियाविधि लिखना है। और जो नॉर्मल स्टूडेंट है उसको चित्र बनाना है और क्रियाविधि लिखना है। उत्तर, वह युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है एसी डायनेमो या जनित्र कहलाती है। सिद्धांत, यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब किसी कुंडली को तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उस कुंडली से जो संबंधित चुंबकीय बल रेखाएं होती है उसकी संख्या में परिवर्तन होने लगता है और उसके कारण से परिणाम स्वरूप कुंडली में एक धारा प्रवाहित होती है जिसका हम लोग प्रेरित धारा कहते हैं और यही विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहलाता है। और इसका जो विद्युत जनित्र है उसका नामांकित चित्र कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर जो इसमें 3 हिस्से होते हैं एक डायनेमो के, एक जो है ABCD कुंडली होता है और NS जो है नाल चुंबक के ध्रुव है और ये वलय है। ये जो है इसमें कार्यविधि लिखेंगे। कार्यविधि, एक सामान्य AC डायनेमो यानी कि प्रत्यावर्ती डायनेमो में 3 भाग होते हैं। पहला नाल चुंबक, कुंडली तथा क्रोड एवं वलय। अब मान लो किसी समय पर कुंडली ABCD क्षैतिज अवस्था में, यानी कुंडली ABCD जो है कुछ इस तरीके से है।
A B C D, ऐसे जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो जैसे जैसे कुंडली को हम लोग घुमाना शुरू करते हैं, तो अगर कुंडली घुमाते जाएंगे तो क्या होगा, CD हिस्सा जो है नीचे की साइड जाएगा और AB हिस्सा ऊपर की साइड आते जाएगा। तो उसी को लिखे हैं AB ऊपर की ओर और CD भाग नीचे की ओर आना प्रारंभ कर देता है। इससे प्रेरित धारा A से B की ओर और C से D की तरफ प्रवाहित होने लगती है, जो कि वलय R1 और R2 से होकर के ब्रश B1 B2 द्वारा परिपथ में चली जाती है। और क्या हुआ, जब हम लोग इस ABCD कुंडली को क्या कि घुमाना प्रारंभ किए क्षैतिज से, तो AB ऊपर की ओर आया और CD नीचे की ओर जाता गया। तो क्या हुआ, A से B की ओर और C से D की ओर क्या हुआ, करंट बहना शुरू हुआ, और वो करंट को हम लोग प्रेरित धारा कहेंगे। और यही प्रेरित धारा क्या है, वलय R1 और R2 से होते हुए ब्रश B1 और B2 में चली जाती है, और वहाँ ये R1 R2 से होते हुए ब्रश B1 और B2 में जाएगी और यहाँ से परिपथ में चले जाता है। आधे परिक्रमण के पश्चात AB भाग नीचे को और CD भाग ऊपर को जाना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण प्रेरित धारा पहले के विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगती है। जब ये आधा परिक्रमण कर लेता है, यानी कि आधा AB भाग ऊपर की ओर, CD नीचे की ओर चला जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ना चालू करता है, यानी कि CD भाग ऊपर की ओर आना शुरू होता है और AB भाग नीचे की ओर जाना शुरू होता है। तो उस केस में जो प्रेरित धारा का डायरेक्शन था, यानी कि पहले क्या था, प्रेरित धारा A से B की ओर और C से D की ओर बह रहा था, तो अब क्या होने लगेगा, B से A की ओर और D से C की ओर बहना शुरू कर देगा, यानी पहले वाले जो दिशा थी उसके विपरीत दिशा में बहना शुरू कर देता है। और इस प्रकार जो धारा का प्रवाह परिक्रमण के आधे भाग में एक तरफ, यानी कि धारा का प्रवाह पहले जो था A B C D था, और अब क्या होने लग गया, C D C B A, यानी कि पहले आधे परिक्रमण में एक तरफ था धारा का प्रवाह और आधे परिक्रमण में दूसरी तरफ होता है। तो इस प्रकार जो उत्पन्न प्रेरित धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा, और इस प्रकार के जनित्र को हम लोग प्रत्यावर्ती जनित्र कहते हैं। प्रश्न 16, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 के अथवा में पूछा गया था। यहाँ पर प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है ये पूछ रहा है, और 3 प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र बना करके उसका परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये इसका चित्र है, इसमें जो है 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ेंगे। इसका नाम दे देते हैं R1, R2 और R3। श्रेणी क्रम संयोजन में जो क्या कहते हैं, एक प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा रहता है उसको दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का आखिरी सिरा को अगले वाले प्रतिरोध यानी तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन बनता है उसको श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, जब किसी विद्युत परिपथ में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तो ऐसे संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार पहले प्रतिरोध के पहले सिरे व अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे, यानी कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा ये वाला और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये वाला के मध्य आवश्यकता अनुसार सेल, स्विच और धारामापी जोड़ देते हैं। उपर्युक्त चित्र में, और ये जो है ये सेल है, ये स्विच है और ये धारामापी है। उपर्युक्त चित्र में 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, जिसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। चित्र में विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I है, मान लो पूरा परिपथ में जो I धारा प्रवाहित हो रही है, और श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक जो प्रतिरोध रहेगा उससे समान धारा प्रवाहित होगी R, जो कि I होगा। और जो श्रेणी क्रम संयोजन में होता है उसमें प्रत्येक
प्रतिरोध के अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा यानी विभवांतर रहेगा वो अलग अलग होता है। यदि प्रतिरोध R1 का विभवांतर V1, R2 का विभवांतर V2 और R3 का विभवांतर V3 हो तो ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V बराबर R इंटू आई। तो हम लोग वैसे ही V1 को लिख सकते हैं I इंटू R1, V2 को लिख सकते हैं I इंटू R2, V3 को लिख सकते हैं I इंटू R3। इसको जो है समीकरण 1 दे देते हैं। परंतु श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के विभवांतर का जोड़ होता है। जो श्रेणी क्रम में कुल विभवांतर होता है वो प्रत्येक प्रतिरोध का जो अलग अलग विभवांतर यानी V1, V2, V3 होता है उसके योग के बराबर होता है। इसलिए लिखेंगे कैपिटल V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको जो है समीकरण 2 दे देते हैं। अब जो है समीकरण 1 में हम लोग पास V1, V2, V3 के मान है तो इसको क्या करते हैं समीकरण 2 में जो V1, V2, V3 लिखा उसमें रख देंगे। तो अतः समीकरण 1 व समीकरण 2 से IR बराबर V के जगह हम लोग लिख सकते हैं IR इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। यहाँ से जो है यहाँ पर IR को ऐसे ही रहने देते हैं और इधर जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर I जो है हर एक टर्म में है तो I कॉमन निकल जाएगा तो अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और I से I दोनों साइड कट जाएगा तो R बराबर जो हम लोग के पास आया R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो या उससे अधिक प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध उनका योग होता है। अतः श्रेणी क्रम में लगे हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं हम लोग प्रतिरोधों का तो उसमें जो परिणामी प्रतिरोध मिलता है वो क्या मिलता है सारे जो प्रतिरोध लगे होंगे सर्किट में उन सब के योग के बराबर मिलता है। अतः श्रेणी क्रम संयोजन में लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। प्रश्न 17 और 18 दोनों जो है 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा जिसमें 2 खंड में आया हुआ है अ और ब करके यानी कि अ और ब दोनों मिला के 6 नंबर 3 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है 17 में अ करके पूछा गया है जंग रस्ट क्या है, जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसमें लिखेंगे उत्तर बराबर जंग लगने का विद्युत रासायनिक सिद्धांत जो अशुद्ध लोहे की सतह होती है वो क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति व्यवहार करती है। इसमें जो शुद्ध लोहा है वो एनोड होता है, अशुद्ध लोहा कैथोड होता है और जो नमी होता है नमी में ज़्यादातर जो है O2 या CO2 होंगे वो क्या होते हैं विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो लोहे की सतह होगी वो क्या होगा रासायनिक सेल की भांति काम करेगा और जहाँ जो है शुद्ध लोहा एनोड की तरफ और अशुद्ध लोहा कैथोड की तरह कार्य करेगा और नमी और विद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं। पहला कैथोड प्रक्रिया, तो यहाँ पर निम्न क्रियाएं होती है। पहला कैथोड प्रक्रिया, कैथोड क्या था अशुद्ध लोहा था पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन जल अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं। कैथोड में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स जो है जल अणुओं द्वारा ले लिए जाते हैं वह OH माइनस जिसको हाइड्रोक्सिल कहते हैं इसका निर्माण होता है और उसका रासायनिक समीकरण ये लिखा हुआ है। दूसरा होता है एनोड प्रक्रिया। एनोड में क्या होता है Fe और Fe2+ आयन के रूप विलयन में चला जाता है यानी कि Fe क्या हो जाएगा आयनित हो जाएगा। Fe के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो दे करके आयनित हो जाता है और Fe2+ बना लेता है। और दूसरा यहाँ पर होता है एनोड पे क्रिया जो Fe2+ बना है वो इस हाइड्रोक्सिल से क्रिया कर लेते हैं और इससे क्रिया करके FeOH2 बना देता है जहाँ नमी की उपस्थिति में जंग जिसका जो रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसका निर्माण करते हैं, यही जंग कहलाता है। ये जो Fe2+ बना है वो क्या किया हाइड्रोक्सिल से क्रिया कर लिया और उसके बाद एक जंग बनाया, ये जो है जंग का रासायनिक सूत्र है। और X यहाँ जो जल अणुओं की संख्या होता है।
और इसी में जो प्रश्न 17 में ही ब नंबर में पूछा गया था, ब में पूछा जंग लगने से बचाने के कोई 3 उपाय लिखिए। तो जंग लगने से बचाने के कोई 3 उपाय हैं। धातुओं पर पेंट या ग्रीस लगाना चाहिए, धातुओं के ऊपर तेल की परत लगाना चाहिए, धातुओं पर दूसरी धातु की चद्दर या परत चढ़ाना चाहिए। प्रश्न 17 के अथवा में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस के संबंध में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। इसमें पूछा था अ और ब, 2 भाग में पूछा था गैस का नाम व रासायनिक समीकरण, और ब में पूछा था कोई 3 उपयोग। तो जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है वो नाइट्रोजन गैस होता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे उत्तर अ करके, अ में गैस का नाम और रासायनिक समीकरण लिखना है। तो अ करके लिखेंगे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन गैस है। और इसका रासायनिक समीकरण जो होता है अमोनियम क्लोराइड जब सोडियम नाइट्रेट की उपस्थिति में क्रिया करता है, जब जो है अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट से क्रिया करता है तो यहाँ पर हमें NaCl और नाइट्रोजन गैस और जल का निर्माण होता है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे NH4Cl जो कि अमोनियम क्लोराइड है प्लस सोडियम नाइट्रेट NaNO2, और इसको एरो का निशान बनाएंगे NaCl प्लस N2 प्लस H2O, ये इसका रासायनिक समीकरण है। और ब में पूछ रहा है कोई 3 उपयोग लिखना है इसका। तो इसका जो उपयोग है, पहला उपयोग है यहाँ ब लिख देते हैं, ब अमोनिया तथा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में। इसका उपयोग जो अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ जैसे कि चिप्स के पैकेट में अक्रिय वातावरण बनाने में। कृषि क्षेत्र में उपयोगी उर्वरक जैसे यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट आदि बनाने में। प्रश्न 18 में ये भी 2 भाग में पूछा है अ और ब करके, 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें प्रश्न 18 में पहला क्वेश्चन है जिसमें अ भाग में पूछा है रुधिर के कोई 3 कार्य लिखिए। तो इसमें लिखेंगे उत्तर बराबर। रुधिर का जो कार्य होता है ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन। पहला कार्य इसका ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाना शरीर में। तो रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाता है। दूसरा इसका कार्य है कार्बन डाइऑक्साइड और व्यर्थ पदार्थों का निष्कासन। जो रुधिर होता है वो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य व्यर्थ पदार्थ का बाहर निकालता है। तीसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता में सहायता। रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं शरीर को संक्रमण और रोगों से लड़ने में मदद करती है। प्रश्न 18 का ब क्वेश्चन है अमाशय में स्रावित HCl के कोई 3 कार्य लिखिए। उत्तर अमाशय की भित्ति में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्त्राव में मुख्यतः एंजाइम पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। अमाशय की भित्ति में जो ग्रंथियां होती हैं उसके स्त्राव में मुख्यतः जो एंजाइम निकलता है पेप्सिन और HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। और इसका जो कार्य है वो इस प्रकार है। इससे मुख्यतः प्रोटीन का पाचन होता है। जो भोजन में प्रोटीन पाया जाता है उसको पचाने में HCl मदद करता है। HCl के द्वारा भोजन के हानिकारक सूक्ष्म जीवों का विनाश होता है। HCl भोजन को सड़ने से बचाता है। प्रश्न 18 का जो अथवा में क्वेश्चन आया था ये भी अ ब 2 खंड में पूछा गया था। उसके अ में पूछा था पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्यों। तो इसका उत्तर लिखेंगे पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अधर सतह में सेला टार्सिका नामक गर्त में लटकी हुई मटर के दाने समान संरचना है। यानी पीयूष ग्रंथि जो है मस्तिष्क के अधर सतह में जो है सेला टॉर्सिका नामक गर्त में लटकी हुई एक मटर के दाने के जैसी संरचना होता है।
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ग्रंथि अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के हार्मोन को स्त्रावण के लिए प्रेरित करती है और नियंत्रित करती है। जैसे कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित TSH हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि होता है उसको थायरॉक्सिन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। और वहीं हम और देख सकते हैं जैसे पीयूष ग्रंथि में एक और हार्मोन निकलता है ACTH हार्मोन जो कि अधिवृक्क ग्रंथि में कार्टिसोन बनाने के लिए उत्तेजित करता है। प्रश्न 18 का ब भाग में क्वेश्चन पूछा था, मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखकर प्रत्येक भाग का एक एक कार्य लिखिए। उत्तर, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क के 2/3 भाग होता है, यानी कि यह मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा होता है और यह 2 भागों से मिलकर बना होता है। अग्र मस्तिष्क जो 2 भागों से मिलकर बना होता है, प्रमस्तिष्क और डायनसेफेलॉन। जो प्रमस्तिष्क होता है वो क्या होता है, 2 गोलार्धों का बना होता है और जो डायसेफेलॉन होता है, डायसेफेलॉन, इस भाग में जो है पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। जो अग्र मस्तिष्क है उसका कार्य क्या होता है, ये जो है घ्राण पिंड जिसमें घ्राण पिंड पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं, सुगंध का बोध कराने का कार्य करते हैं। यानी सुगंध के बारे में घ्राण पिंड से पता चलता है जो कि अर्ध मस्तिष्क में पाया जाता है। यानी अर्ध मस्तिष्क का कार्य होता है सुगंध का बोध कराना। यह और दूसरा काम होता है इसका, मनुष्य की बुद्धि, स्मृति, चेतना का केंद्र माना जाता है। और इसका जो मस्तिष्क है इसका दूसरा भाग होता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, ये मध्य का भाग होता है मस्तिष्क का और इसको दृष्टिपिंड भी कहते हैं। इसका कार्य यह है कि जो दृष्टि वस्तुओं के प्रतिबिंब की पहचान और नियंत्रण का कार्य मध्य मस्तिष्क में होता है। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क भी 2 भागों से मिलकर बना होता है, अनुमस्तिष्क और मेड्यूला ऑब्लांगेटा। जो अनुमस्तिष्क होता है वो क्या होता है, मध्य मस्तिष्क के नीचे स्थित चपटा भाग होता है और जो मेड्यूला ऑब्लांगेटा होता है वो क्या होता है, यह आगे से चौड़ा और पीछे से पतला होता है। इसका जो कार्य है ये होता है शरीर में संतुलन स्थापित करना, सभी अनिच्छित क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं।